हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कुछ दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो बहुत सारे लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तक की फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की जो भी लेक्चर वीडियोस हैं, जो भी क्लासेस हुई हैं इस चैनल के ऊपर, मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल के ऊपर जो भी क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की क्लासेस में हमने देखा है कि फ्लूइड है वो कौन कौन से कंपार्टमेंट में कितना कितना परसेंटेज में रहता है, फ्लूइड का मूवमेंट कैसे होता है बॉडी के अंदर, फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है। लगभग 3 या 4 क्लासें हो चुकी हैं हमारी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है उन क्लासों से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट आप उससे छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा। आज का हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। अब तक हमने पढ़ लिया कि कौन से कंपार्टमेंट के अंदर कैसे फ्लूइड होता है, कैसे फ्लूइड का बॉडी के अंदर रेगुलेशन होता है, कैसे बॉडी का कैसे फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। अगर किसी भी यूटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम में उसका डेफिसिट या डेफिशिएंसी हो जाती है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वो उसका क्या कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, कैसे उसको मैनेज करना, वो सारा हम अभी आज की क्लास के अंदर देखेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस के साथ में। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का मतलब है जब बॉडी के अंदर एक ऐसी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनटेक कम होता है। ठीक है, आउटपुट है वो क्या हो जाता है, सॉरी, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आउटपुट इज एक्सीड, यानी कि यहाँ पे आउटपुट मोर, आउटपुट ज्यादा हो गया बजाय फ्लूइड इनटेक के। फ्लूइड इनटेक है वो कम है और आउटपुट ज्यादा हो गया, वो कंडीशन क्या कहलाती है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है कि सोल्यूट की डिफिशियंसी हो सकता है कि सॉल्वेंट की, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशियंसी हो जाए बॉडी के अंदर, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर जा सकते हैं, हो सकता है केवल फ्लूइड जा रहा हो सकता है दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर बाहर निकल रहे हो। तो वो हम डिफरेंट टाइप जो भी है वो अभी इसी क्लास के अंदर हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या होता है कि जब ये कब होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कब होता है, जब हो सकता है कि ये जो नॉर्मल जो कंडीशन है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन है, उसके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा हो। ठीक है, दूसरा है कि डिहाइड्रेशन कब होता है। डिहाइड्रेशन कब कहलाता है, डिहाइड्रेशन तब कहलाता है जब बॉडी की फ्लूइड की इनटेक, जब बॉडी का फ्लूइड इनटेक इनसफिशिएंट होता है टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। अगर मान लीजिए, ठीक है, फ्लूइड डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, जब ऐसी एक डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड का इंटेक होता है ना वो बहुत इनसफिशिएंट होता है, फ्लूइड का इंटेक वो इनसफिशिएंट होता है और वो बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड है जिसमें फ्लूइड की जरूरत होती है, जो बॉडी की डिमांड है फ्लूइड की, उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन। देखिएगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के अंदर क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी में इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड, इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड का जो इनटेक हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और वो इतना कैपेबल नहीं है, जितना आपने इनटेक किया है वो इतना, मतलब इतना क्या बोलते हैं, इतना अवेलेबल नहीं है, या फिर इतना वो जितना होना चाहिए था, जितनी बॉडी की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग वो कम है। ठीक है, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड हो गया। ठीक है, और जो क्या नहीं कर पा रहा है, कैन नॉट मीट दैट कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ बॉडी, जो क्या नहीं कर पा रहा है, बॉडी की डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कंडीशन कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी डिहाइड्रेशन। ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड का इंटेक होता है वो इनसफिशिएंट होता है, और इनसफिशिएंट होने के कारण क्या होता है, वो बॉडी की जो डिमांड होती है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन कहलाती है।
नेक्स्ट वन है, जब भी किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया या फिर डिहाइड्रेशन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारा मेन टारगेट क्या होगा उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो फर्स्ट वन हमारा जो गोल होगा, पहला हमारा जो गोल होगा वो होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि इनकी क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है। और इन सारी अगर इनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, अगर इनकी डिफिशियंसी रहेगी और इनको अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग, बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, अगर हम इनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके अंदर आपको अल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट है वो देखिए, जो पहला हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट उनको क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। सेकेंड वन है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जिस कारण की वजह से हो रहा है, इसका जो कोज है उस कोज को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है या एलिमिनेट करना है। टू एलिमिनेट द कोज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है उसका जो कोज हो रहा है उस कोज को हमें क्या करना है, दूर करना है। तो ये हमारे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के ट्रीटमेंट के हमारे दो गोल हो गए। ठीक है, पहला गोल है रिप्लेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। पहला हमारा गोल क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें रिप्लेस करना है। और जो एंड एलिमिनेट द कॉज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एलिमिनेट या ट्रीट द कॉज ऑफ किस चीज का कॉज, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, जो भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का जो कॉज है उस कॉज को हमें क्या करना है, दूर करना है। तो ये हमारा हो गया गोल ऑफ ट्रीटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को अब तक की क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, की कौन कौन से टाइप के फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होते हैं या कौन कौन से टाइप की हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होती है। ठीक है, तो उन सबको हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स की डिफिशियंसी होती है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के अंदर टाइप की बात करें तो फर्स्ट वन टाइप आता है हमारा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। फर्स्ट वन हमारा आता है टाइप आता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइसोटोनिक का मतलब है जिसके अंदर सॉल्यूशन प्लस सोल्यूट, नॉट सॉरी, जिसमें solvent and solute both are in equal concentration, बोथ आर इन इक्वल कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम फ्लूइड से या सॉल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन इक्वल कंसंट्रेशन अगर होंगे तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, देखिए आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों इक्वल अमाउंट में लॉस होते हैं बॉडी से, दोनों क्या होंगे, इक्वल अमाउंट के अंदर लॉस होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बोथ आर लॉस्ट इन इक्वल अपॉर्शन। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर लॉस होते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का डिहाइड्रेशन है। ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन टाइप का डिहाइड्रेशन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप का डिहाइड्रेशन है। मोस्ट कॉमन टाइप का मतलब है बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है क्लिनिकली, आप जाके देखोगे तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होगा। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी, पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कमी एक साथ होती है। तो ये है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। कौन सा होता है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, दैट इज आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, जब पेशेंट के अंदर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें क्या हो रहा है, अभी हमने बोला इन केस ऑफ आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट,
देखिएगा कि वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर लॉस हो रहे हैं। इनका क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी से लॉस हो रहा है। तो अगर इक्वल अमाउंट के अंदर लॉस होगा तो अब क्या होगा, इक्वल अमाउंट में लॉस हो रहा है तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों दोनों सेल के जो दोनों कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों कंपार्टमेंट से जो भी फ्लूइड है वो इक्वल अमाउंट के अंदर वहां से बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंट्रावेस्कुलर कम हो गया, कौन सा कम होगा, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम अगर कम हो गया इसका मतलब है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटिंग जो वॉल्यूम था, ब्लड का जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा में क्या था, वाटर, और उस वाटर का क्या हो गया, बॉडी से एक्सक्रिएशन हो गया या डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज हो गई। तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम था, जो ब्लड का जो वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया तो जो टिश्यूज की जो डिमांड थी ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड थी, उनका जो परफ्यूजन था, ठीक है, परफ्यूजन आप इस वर्ड से समझ सकते हो, शॉक, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन दैट इज नॉन एन शॉक। ठीक है, तो जो शॉक की कंडीशन है वो अराइज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, ब्लड का जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का क्या हो गया, लॉस हो गया। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से दोनों का लॉस हुआ तो क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर जो वेसल्स थी, ब्लड वेसल थी, उनके अंदर जो वॉल्यूम था ब्लड का, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने से पहले वो क्या हो गया, कम हो गया। और वो कम होने की वजह से क्या हो गया, वहां पे जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम था वो क्या हो गया, डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, जो भी टिश्यूज थे उन तक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहे, तो इस वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन लीड्स टू inadequate टिश्यू परफ्यूजन, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन कौन सा था, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का इक्वल अमाउंट के अंदर क्या होता है, बॉडी से लॉस होता है। और इक्वल अमाउंट में लॉस होने की वजह से क्या होता है, ब्लड बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वो वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होता है, टिश्यूज का जो परफ्यूजन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वन है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन के अंदर वो वाला है, वो कौन सा है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हमारा टाइप है क्या है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो अब हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन इसके अंदर क्या होता है कि हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, वाटर का लॉस है वो मोर होता है देन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब बॉडी से पानी है वो ज़्यादा निकलेगा बजाय इलेक्ट्रोलाइट के, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कम जाएंगे और वाटर है वो ज़्यादा एक्सक्रिएट होगा। ठीक है, पहली लाइन के अंदर। अब इसको समझना, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अब हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर का जो लॉस है, वाटर लॉस वो क्या होगा, ज़्यादा, और इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट को ही मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका लॉस क्या होगा, कम, लेस, और ये होगा यहाँ पे मोर, क्या होगा, मोर। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है आपकी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स को हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, वाटर का लॉस है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखना, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एक डायग्राम है, इसमें देखिएगा आप,
ये भरा हुआ है इसके अंदर ब्लड, ये है इसके अंदर ब्लड है। मान लीजिए ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है या फिर ब्लड भरा हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं एक बार स्टडी करने के लिए पर्पज से। ठीक है, स्टडी करने के पर्पज से हम एक बार इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर का लॉस है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो रेड कलर के अंदर है वो सारा का सारा हमने क्या बनाया है, इसमें वाटर बना दिया। अब जो इसके अंदर ब्लैक कलर के अंदर बनाएंगे वो होगा हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। आप देख पा रहे होंगे शायद थोड़ा बहुत इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें बनाने की कोशिश की है, बना दिए गए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आपने बना दिए तो ये एक सेल है या एक कंपार्टमेंट मान लीजिए। इस कंपार्टमेंट के अंदर हम बोल रहे हैं कि हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होगा। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कैसे होगा, देखिएगा स्टूडेंट, जो रेड कलर वाला है, मान लीजिए इसमें से रेड कलर वाला है वो बाहर निकल गया, मतलब मैंने रेड कलर वाले को नाम दिया है वाटर। अगर वाटर बाहर निकल जाएगा इस कंडीशन के अंदर, अगर वाटर बाहर निकल जाता है इसमें से, अगर वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, अब वाटर बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, देखना स्टूडेंट्स, वाटर अगर बाहर निकलेगा इसमें से, अगर वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या हो रहा है, देखो क्या बच गया। अगर इसमें से वाटर बाहर निकल रहा है या वाटर बाहर निकल गया है तो इसके अंदर क्या बचा, इसके अंदर ब्लैक वाला पोर्शन ज़्यादा बच गया। ब्लैक वाला पोर्शन ज़्यादा बच रहा है, इसका मतलब ब्लैक क्या था, ब्लैक को हमने डिनोट किस चीज़ से किया था, ब्लैक है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ब्लैक वाले क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ, सेल्यूलर जो कंपार्टमेंट था उस सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर, या ये जो अभी हम डायग्राम लेके चल रहे हैं उसके अंदर इनसाइड, इसके इनसाइड में क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया बजाय वाटर के, क्योंकि वाटर बाहर निकल गया। वाटर पहले ज्यादा था लेकिन वो वाटर बाहर निकलने की, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हुई किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, तो क्या हुआ, वहां से वाटर है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया, रिलीज हो गया, वाटर चला गया बाहर। अब बाहर जाने की वजह से वहां पर क्या बच गया, इलेक्ट्रोलाइट्स बच गए। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स, मान लीजिए अब केवल हम इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ थी, वाटर को मैंने हटा देता हूँ कि वाटर बाहर निकल चुका है तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब अगर मान लीजिए मैं इस सॉल्यूशन, जो इस डायग्राम के अंदर का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की बात करूँ कि ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताओ, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन सा कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्यूट पहले क्या था, नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या था, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो पानी को हमने क्या बोला था, सॉल्वेंट बोला था, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट था। लेकिन क्या हुआ, डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज हुई, उस कंडीशन के अराइज होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर जो जो वाटर था वो बाहर निकल गया, किसी भी इडियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो सेल से बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो अंदर क्या हो गया, सॉल्वेंट तो क्या हो गया, कम, लेस। सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ वाली बात कर रहा हूँ, मतलब जो सेल के इनसाइड जो कंपार्टमेंट के अंदर बचा हुआ है। तो सॉल्वेंट का मतलब है, मैं लिख देता हूँ वाटर, तो वाटर इसके अंदर क्या है, कम है। ठीक है, सोल्यूट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, उस इस डायग्राम के अंदर, ये इस कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, मोर। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और सॉल्वेंट अगर कम अमाउंट में पाया जाता है तो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं अपन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दैट कंटेन more concentration of solute and less concentration of solvent, अगर ऐसी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे जी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बॉडी से वाटर है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल सेल के अंदर या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो हम क्या कहेंगे उसको, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अब इस हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो सेल के अंदर मतलब इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर जो वाटर था, वो वाटर बाहर वाले कंपार्टमेंट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो गए, उनको डाइल्यूट करने के लिए यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए वो वाटर क्या होता है, वो वाटर सेल के अंदर से आ जाता है बाहर। अब वो सेल के अंदर से बाहर आ गया तो क्या हो गया, सेल क्या होगी, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया, वाटर का जो लेवल था वो भी कम हो गया, साथ के साथ जो सेल थी वो भी क्या होगी, श्रिंक हो गई है। यही आपको इस सेकंड वन पॉइंट के अंदर बताया गया है। ठीक है, अभी सेकंड वन पॉइंट के अंदर जो बताया है वो समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इस सेकंड वन पॉइंट के अंदर जो बताया गया है वो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, इस सेकंड वन पॉइंट के अंदर जो बताया है वो बताता हूँ। इस सेकंड वन पॉइंट के अंदर आपको ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि ऐसी कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर जब पेशेंट के अंदर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहना है, देखिए जब पेशेंट के अंदर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है वो हो चुका है, जब पेशेंट के अंदर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या हो गया, मान लीजिए मैं कोई एक सेल बनाता हूँ, मैं एक सेल बनाता हूँ, ये मैंने बना दी एक सेल, ये सेल बन गई। अब इस सेल के अंदर ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है भाई इसका न्यूक्लियस, ये मैंने दिखा दिया सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस है, अब इस सेल के अंदर क्या है देखिएगा स्टूडेंट्स, सेल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, साथ के साथ उसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, दिख नहीं रहे होंगे आई होप आप लोगों को। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा देखिएगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर क्या होगा, HYPP, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो सेल के बाहर है, ठीक है, ये जो सेल के बाहर का जो कंपार्टमेंट है, सेल के बाहर का जो कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं। सेल के बाहर का जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या है, पानी की कमी हो गई, वाटर इज लेस, वाटर लेस है, और यहाँ पर सेल के अंदर क्या है, वाटर मोर है, वाटर मोर है। यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट मोर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट वो हैं मोर, और यहाँ पर क्या है, लेस। ठीक है, तो नॉर्मली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए अब क्या होगा, जो सेल के अंदर का जो पानी है वो तो आ जाएगा बाहर, और सेल के बाहर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो चले जाएंगे अंदर। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन सिर्फ वाटर पे करता हूँ, वाटर के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही सेल के अंदर का पानी बाहर आएगा, बाहर क्यों आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि डिसबैलेंस तो हो ही गया ना। डिसबैलेंस कैसे हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो वॉल्यूम था, एक्स्ट्रा सेलुलर का जो फ्लूइड था वो तो लॉस हो गया बॉडी से। अब वो लॉस हो गया तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा, सेल के अंदर का जो पानी है वो आएगा बाहर। ठीक है, सेल के अंदर का पानी आएगा वो क्या आएगा, बाहर आएगा। सेल के अंदर का पानी बाहर आकर के बाहर आएगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम के अंदर पानी पानी होगा, वापस से वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी बॉडी, हमारी बॉडी। ठीक है, साथ ही साथ जब वाटर बाहर निकल गया तो सेल की साइज है वो क्या हो गई, कम हो गई है। उससे क्या होगा, सेल की जो साइज है वो भी कम हो जाएगी, सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक, सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा होता है, वाटर लॉस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर या सेल के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए या एक्स्ट्रा सेलुलर
एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड की जो कमी हुई है, उस वाटर की जो कमी हुई है उसको दूर करने के लिए क्या होता है, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से जो वाटर है वो मूव करता है और मूव करके वो आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वहाँ पर सेल है वो श्रिंक हो जाती है, सेल की जो साइज है वो श्रिंक हो जाती है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं सेल्युलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। ये जस्ट इसका अपोजिट है, जो अभी पढ़ा उसका अपोजिट करना है। ठीक है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक कैसे होगा, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन इसमें क्या होगा, वाटर का जो लॉस है वो कम होगा देन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहां पर है कि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस है वो क्या होगा, मोर, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोलाइट का लॉस है वो क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज मोर देन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट का लॉस है वो ज्यादा हो रहा है और वाटर का लॉस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मोर लॉस। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, लॉस, जो सॉल्यूट है उसका लॉस क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, और वाटर का लॉस होगा वो लेस होगा। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, इसमें H2O और सॉल्यूट। ठीक है, H2O और सॉल्यूट दोनों कंपार्टमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये जो हाइपोटोनिक कंडीशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, सॉल्यूट का लॉस है वो मोर हो रहा है, सॉल्यूट बाहर निकल गया। अब मान लीजिए सॉल्यूट बाहर निकल गया इसमें से। ठीक है, मैं इसमें से सॉल्यूट को गायब कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, जो सॉल्यूट है वो बाहर निकल गया, सॉल्यूट बाहर निकल गया। अब सॉल्यूट के बाहर निकलने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरे के अंदर क्या हो गया, H2O ही H2O हो गया, H2O ही H2O हो गया, मतलब पानी ही पानी हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है वो बहुत ही रेयर है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन कहलाते हैं, वो सॉल्यूशन कहलाते हैं आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर हम सेल की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है, ये वेसल्स हो गई और यहाँ पर अपन एक सेल बना लेते हैं, यहाँ पर अपन एक सेल बनाते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक सेल बना ली, इस सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं लिख रहा हूँ सोल्यूट, सोल्यूट का S, ठीक है, और वाटर का W। यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ, सोल्यूट है वो तो चले गए बाहर, मतलब सोल्यूट निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, आपका वाटर बचा है, मतलब W बच गए, वाटर ही वाटर बच गए। ठीक है, अब वाटर ही वाटर बच गया। ठीक है, सॉल्यूट बाहर चला गया, कोई नहीं जी, अब बाहर चला गया। अब हमें तो बैलेंस तो जो बॉडी के अंदर होगा उसी के साथ करना है ना, उसी के साथ हमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, क्या होगा, वाटर ही वाटर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मूव करके जाएगा कहाँ पे, सेल के पास, सेल के इनसाइड के अंदर। अब सेल के इनसाइड के अंदर अगर वाटर जा रहा है तो सेल क्या करेगी, फूल जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, स्वेल हो गई। ठीक है, जो हमारी सेल थी वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो गई। अब वो जो सेल स्वेल हो गई है उस कंडीशन के अंदर, या उस सेल को क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है, उस सेल के अंदर जो स्वेल हो गई, सेल स्वेल होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर भी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया, ओवर हाइड्रेशन हो गया, पानी की ज़्यादा, पानी का अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि बाहर पानी का अमाउंट कम था, पानी का अमाउंट ज़्यादा था, इलेक्ट्रोलाइट का कम था। तो पानी का अमाउंट ज़्यादा था तो ये इसने क्या किया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए सेल के अंदर चला गया। H2O था वो कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया, ताकि बैलेंस दोनों कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये ही इस पे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर, ठीक है, सेल वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर जो वाटर था वो चला जाएगा आपके इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, और उस कंपार्टमेंट में जाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे
सेल है वो स्वेल करने लग जाएगी और प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो वेन के अंदर क्या था, जो पानी था वो चला गया सेल के अंदर, सेल के अंदर पानी जाने की वजह से क्या हो गया, जो इंट्रावेस्क्यूलर जो कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया साहब, फ्लूइड की कमी हो गई, मतलब वेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यहाँ पे हो चुका है। तो ये है टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, आइसोटोनिक, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर जा रहे हैं। हाइपरटोनिक के अंदर क्या हो रहा है, वाटर ज़्यादा जा रहा है और सोल्यूट मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स कम जा रहे हैं। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा जा रहे हैं, वाटर कम जा रहा है। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाए हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं कोज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का क्या कोज हो सकते हैं, क्या क्या उसके कोजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का कोज है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के कोज के अंदर फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड और सोल्यूट। मान लीजिए आप ऐसा कोई पानी नहीं पी रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, आप पानी नहीं पी पा रहे हो। मान लीजिए किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रखा है, ठीक है, वो जो भी कुछ पीता है तुरंत वोमिट कर देता है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वोमिटिंग को मतलब वो अपने आप मतलब जो इनटेक है फ्लूइड का इनटेक है वो क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। तो क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड सोल्यूट, जो फ्लूइड है उसका इनटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से फ्लूइड शिफ्टिंग हुई है, फ्लूइड शिफ्टिंग हो रही है, उस वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। और बॉडी से आइसोटोनिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि वहाँ से ब्लड जब जा रहा है तो पानी भी लेके जा रहा है, मतलब प्लाज्मा भी लेके जाएगा, साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी लेके जाएगा। हो सकता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये सारे के सारे जो तीनों कोज है वो करते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के लिए बात करें तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन की बात करें, हाइपर वेंटिलेशन के अंदर भी होता है, प्रोलॉन्ग्ड फीवर के अंदर हाइपरटोनिक। यहाँ पर आप देखना ये जो दोनों कंडीशन है हाइपर वेंटिलेशन, इसके अंदर भी सिर्फ H2O, सिर्फ पानी बाहर ज़्यादा जा रहा है, पानी बाहर ज़्यादा जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो क्या हो जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, और उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है वो क्या हो जाएगा, अराइज हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड फीवर, आप देखते हैं कि फीवर की जो स्टेजेज होती हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या होता है, स्वेटिंग होने लग जाती है। तो स्वेटिंग में सबसे ज़्यादा लॉस किसका होता है, वाटर का होता है, और वाटर का लॉस होगा तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका जो नंबर है, उनका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर होती है, डायरिया में होती है, किडनी डिजीज और डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर होती है। डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर भी सेम कंडीशन होती है। डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, जो एडीएच है उसका अमाउंट है वो कम हो जाता है, कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, एडीएच का अमाउंट कम होने पर वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हाइपरटोनिक वहाँ पे जो वाटर है उसका जो लॉस है, एडीएच की कमी होगी, एडीएच की कमी होने की वजह से क्या हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ से वाटर का, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन इसलिए होगा क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स उनका लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया है बजाय फ्लूइड के, ठीक है। तो ये सारे कॉज हैं आपके हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के। नेक्स्ट वन है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है उसके कॉजेज की बात करें, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के कॉज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के कॉज की बात करें तो फर्स्ट वन है क्रोनिक इलनेस, ठीक है। मान लीजिए कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है, उस वजह से आपको हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी डाइट ऐसी थी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स थे ही नहीं, ठीक है। एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, मान लीजिए आपको आईवी फ्लूइड्स की थेरेपी, आईवी फ्लूइड थेरेपी थे, या फिर आप इंट्रावीनस थेरेपी के ऊपर आपका पेशेंट था और आपने पेशेंट को बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर कर दिया। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए, उनका क्या हो गया, वहाँ पे डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। डाइल्यूशन कैसे हो गया, एक तो 1 लीटर के अंदर थे 3.5 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर थे, ठीक है। और वही अमाउंट अब 2 लीटर के अंदर है, ठीक है।
2 लीटर हो गया अमाउंट, और यहाँ पे 3.5 MEQ पर लीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं क्लियरली, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनका लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि फ्लूइड के लेवल में क्या हुआ, चेंजेज आए। फ्लूइड के लेवल में चेंजेज क्या है, फ्लूइड का अमाउंट है वो डबल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट क्या था, सेम था। सेम होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इनका डाइल्यूशन हो गया। यहाँ पर इनका क्या हो गया, डाइल्यूशन। यही होता है इसके अंदर, ठीक है। एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड बढ़ गया लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट है वो नहीं बढ़ पाता है, जिस वजह से वो डाइल्यूट हो जाते हैं। किडनी डिजीज, किडनी कोई ऐसी डिजीज है जिसके अंदर वो क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है किडनी, एक्सेसिव यूरिन पास आउट कर रही है, एक्सेसिव यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सीट कर रही है। इन केस ऑफ मालन्यूट्रिशन के केस के अंदर आप इंटेक ही नहीं कर रहे हो, फ्लूइड का इंटेक ही नहीं कर रहे हो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं असेसमेंट की, कि जब पेशेंट के अंदर, जब भी आपके पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर अगर आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अगर जब पेशेंट के अंदर आपको हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कौन कौन से सिस्टम्स में कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, अब यहाँ पर अपन एक कॉमन लेकर चलेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो रहा है, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर या जो भी वेन, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, फ्लूइड की कमी, ठीक है। फ्लूइड डेफिसिट, फ्लूइड डेफिसिट किस में हुई, इंट्रावेस्कुलर किस में हुई, सर्कुलेटरी सिस्टम में। बात करते हैं अपन, सर्कुलेटरी सिस्टम लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगी, फ्लूइड की कमी होगी। अब फ्लूइड की कमी सर्कुलेटरी सिस्टम में हो गई है तो क्या होगा, फर्स्ट वन टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया क्यों होगा जी, क्योंकि ब्लड प्रेशर वो कम हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम, इंट्रावेस्कुलर जो वॉल्यूम था फ्लूइड का वो कम हो गया तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो जल्दी जल्दी हार्ट बीट को बढ़ा करके, हार्ट की पंपिंग की जो नंबर्स हैं उनको बढ़ा करके क्या करेगी, जो भी बॉडी के टिश्यूज है उन तक ब्लड पहुंचाने का काम करने के लिए क्या होगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मतलब पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया। हाइपोटेंशन, क्योंकि वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड है ही नहीं तो बीपी कम हो जाएगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है मतलब कि पेशेंट को जब आप सुपाइन पोजीशन से अपराइट पोजीशन के अंदर लेके आते हो, चाहे आप उसको बिठा रहे हो चाहे आप उसको स्टैंडिंग पोजीशन में ला रहे हो, तो उस पोजीशन में आने पर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। साथ के साथ इसमें क्या होगा, जो मेजर वेन्स हैं हमारी बॉडी की, मेजर वेन्स हैं उनके अंदर जो प्रेशर होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, 8 से 12 mm ऑफ Hg, वो प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ पर कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये सारे, और डिसअरिथमिया, ठीक है, कार्डियक जो रिदम है वो भी बिगड़ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हो रहा है, वाटर का भी लॉस हो रहा है। तो कंडक्शन सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, कंडक्शन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, मेजर रोल होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, ठीक है, डिस्निया, ठीक है, जो रेट एंड डेप्थ है रेस्पिरेशन की वो हो जाएगी, कम हो जाएगी, शैलो रेस्पिरेशन है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, मसल्स की वीकनेस आ जाएगी और लेथार्जिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। रीनल सिस्टम की बात करें तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड है ही नहीं तो रीनल सिस्टम के पास फ्लूइड जाएगा कहाँ से, अब फ्लूइड नहीं जाएगा तो किडनी यूरिन नहीं बनाएगी भाई, ठीक है, तो क्या हो गया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। उसके बाद जब पानी की कमी हो रही है, ठीक है, आप कभी देखना, नोटिस करना, जब भी हम
हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारा मुंह है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, स्किन है वो ड्राई हो जाती है, जो स्किन की जो ट्रिगर है मतलब जो शाइननेस होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या हो गया, ड्राई स्किन मिलेगी, ड्राई माउथ मिलेगा और पुअर स्किन ट्रिगर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स चले गए तो बावल साउंड्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बावल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका मेजर रोल होता है बावल साउंड के अंदर। यहाँ भी जो भी अब जो साउंड हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, तो मतलब है न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या जो कंडक्शन हो रहा है उस कंडक्शन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम है तो वो क्या होगी, न्यूरोमस्कुलर जो कंडक्शन है वो भी कम हो जाते हैं, और कम होने की वजह से क्या हो जाए, बावल साउंड है वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। पेशेंट के अंदर पानी की कमी है, पानी की कमी होगी तो क्या हमारी जो बॉडी है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगी, जो भी जीआई ट्रैक्ट के अंदर पानी है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो पानी जीआई ट्रैक्ट में था तो जो स्टूल था उससे भी आपने क्या कर लिया, पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया, पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड स्टूल को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। बॉडी वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पानी की जो प्यास है वो बढ़ जाएगी। बॉडी वेट डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड है ही नहीं, बॉडी के अंदर फ्लूइड है ही नहीं, फ्लूइड का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगी, वहाँ पे प्यास तो बढ़ेगी और वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा कि लेबोरेटरी फाइंडिंग ऐसे कौन कौन से चेंजेज आएंगे इन केस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया, इन केस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, कि बॉडी के अंदर बॉडी की जो लेबोरेटरी वैल्यूज है, ब्लड की जो लेबोरेटरी, उनके अंदर क्या चेंज आएगी, ठीक है। इंक्रीज हिमेटोक्रेटिक वैल्यू, इंक्रीज हिमेटोक्रेटिक वैल्यू, हिमेटोक्रेटिक की वैल्यू है वो बढ़ क्यों जाएगी भाई, हिमेटोक्रेटिक की वैल्यू इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर पहले क्या था, मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या था, ब्लड में क्या था, प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा में क्या था, मैक्सिमम पोर्शन क्या था, वाटर का, समझ गए। अब क्या हुआ, इस प्लाज्मा से क्या निकल गया, वाटर है वो निकल गया, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है, वाटर है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब वाटर कम हो गया उस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, ठीक है, वाटर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो अब देखिए जो ब्लड सेल्स हैं वो तो क्या हो जाएंगी, ज्यादा, ब्लड सेल्स का लेवल तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जो प्लाज्मा है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम, प्लाज्मा का लेवल क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। तो अब जो ब्लड सेल्स हैं वो पहले तो आ रही थी कि 1 ml के अंदर आ रही थी मान लो 300 HCT, हिमेटोक्रेटिक वैल्यू 300 आ रही थी, लेकिन डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, वो 1 ml की बजाय 0.1 ml में ही अब आने लग गई है 300। तो इसमें क्या हुआ, नंबर नहीं बढ़ा है, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन का जो तरीका था या जो कैलकुलेशन जिस लेवल पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या हो गया, वहाँ पे कम हो गया, मतलब जो वाटर का जो लेवल था वो कम हो गया बजाय नंबर नहीं बढ़ने के। तो इसलिए हमें वहाँ पे क्या लगेगा, नंबर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो अब एक बार सोचो, अगर 0.1 ml में 300 है तो 1 ml में कितनी बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि वहां से पानी निकल गया, पानी निकल गया तो क्या हो गया, मतलब मैं एक इनडायरेक्ट एक शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आप देखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है, यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये अगर दोनों बराबर अमाउंट के अंदर है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशन से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो कंडीशन अराइज हो रही है वो कंडीशन क्या हो रही है, स्टूडेंट्स देखिएगा, इस सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन से हमारे पास क्या अराइज हो रही है, इस एक कंडीशन अराइज हुई, इसमें क्या हुआ, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज। अब सॉल्वेंट डिक्रीज हो गया और सॉल्यूट उतना का उतना ही है आपका, सॉल्यूट उतना का उतना है, तो अब क्या हो गया, सॉल्यूट का ऑटोमेटिकली आपको सॉल्वेंट कम होने से क्या हो गया, सॉल्यूट का लेवल आपको क्या दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा, ठीक है, इंक्रीज दिखेगा।
ठीक है। तो अब मैं एक दूसरा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए एक पानी का गिलास है, उसके अंदर आपने क्या किया, 2 चम्मच चीनी मिला रखी है पानी के गिलास में, ठीक है। एक लास्ट हम एग्जांपल देखते हैं, इसको सिंपली वे में समझने के लिए देखिएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपने 100 ml वाटर के अंदर 100 ml वाटर प्लस 2 TSP 2 टेबल स्पून आपने शुगर डाल दिया, शुगर, ये आपने एक क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है। ये आपने क्या बनाया है, सॉल्यूशन बना लिया है जी। और ये एक वेल बैलेंस सॉल्यूशन बन गया आपका। लेकिन अब अगर एक मैं कंडीशन लगाता हूं, अब इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं अपन कि आप इसमें से क्या करोगे, ये अभी क्या है, ये जो 100 ml वाटर है या 100 ml का जो हमारा सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून क्या कर दिए, चीनी की मिला लिए। तो इसमें जो सॉल्यूशन बना था वो बहुत ही अच्छा था, मीठा था, बढ़िया शरबत बन गया था, ठीक है, एकदम जितना नॉर्मल होना चाहिए था उतना मीठा था। लेकिन अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे कि इसमें से आप 50 ml ऑफ वाटर है वो बाहर निकाल दो। आप एक दूसरा ग्लास लो और उसके अंदर से आप क्या करोगे, 50 ml वाटर है वो निकाल दो। अब हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 50 ml वाटर H2O, उसके अंदर 2 TSP शुगर हो गई, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मीठा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन बदली, किसका लेवल बढ़ा, हमने चीनी के लेवल के अंदर कोई चेंज नहीं किया, 2 चम्मच थे, 2 के 2 चम्मच रखे, लेकिन हमने क्या कर दिया, पानी का जो लेवल है उसको कम कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड सेल्स का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी चेक करोगे हाइपोटोनिक पेशेंट के, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट वाले पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हीमेटोक्रेटिक का जो वैल्यू है वो कम मिलेगी आपको। जो भी हीमेटोक्रेटिक की जो वैल्यू है, जो लेवल है, वो आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। हीमेटोक्रेटिक का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली कितना होता है, 7 से 18 mg पर DL होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल होता है स्टूडेंट्स 7 से 18 mg पर। और इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ से एक बार सवाल भी पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने मेरे से सवाल भी पूछा था कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे सीधा सीधा समझाने की कोशिश करूंगा कि जब जब पानी की कमी होती है, जब जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो क्या होता है, यूरिन क्या होता जाता है, डार्क होता जाता है, ठीक है। जब जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो यूरिन क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। और जितना डार्क होगा उसके अंदर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितनी पानी की कमी होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। और जितना पानी ज्यादा होगा यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट वन है कि ये जो सारी कंडीशन हो गई, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया, अब इस कंडीशन को हमें ट्रीट करना है। तो ट्रीट करने के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से इंटरवेंशन है, वो सारे इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो इंटरवेंशन हम करेंगे वो होगा हमारा ORS थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पेशेंट को हम ORS थेरेपी भी रख सकते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए एज पर डॉक्टर से एडवाइस हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को IV थेरेपी दे करके फिर उसके जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं IV फ्लूइड थेरेपी के थ्रू। साथ के साथ जब भी पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है तो हमें क्या करना होगा, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना होगा। क्यों, ताकि हमें ये पता लगे कि पेशेंट ने इनटेक कितना किया और आउटपुट कितना हुआ है, ठीक है। क्या कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर हमारे पास डाटा रहे कि हाँ अब हमें कौन सा फ्लूइड देना है या कितना फ्लूइड और एडमिनिस्टर करना है, तो इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक, जब भी पेशेंट के अंदर आपको आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें आइसोटोनिक फ्लूइड ही रिप्लेस करना है, आइसोटोनिक में आइसोटोनिक ही देना है, ठीक है। दूसरा है हाइपोटोनिक के अंदर हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज करके डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, ठीक है। और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में हमें क्या करना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो एडमिनिस्टर करना है। ये क्यों करना है इसका रीजन हम ऊपर बता चुके हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक के अंदर अगर अब जब हाइपोटोनिक के अंदर क्या हो गया, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया, सॉल्यूट है वो कम है, ठीक है, और फ्लूइड है वो ज्यादा है, मतलब वाटर है वो ज्यादा है। तो अगर हम हाइपरटोनिक देंगे तो हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। पहले से बॉडी के अंदर वाटर एक्सिस के अंदर हो रहा है तो उस कंडीशन वाटर पहले से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट ज्यादा देंगे,
ठीक है। और हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, जिस तरह से सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर ज़्यादा हो और सोल्यूट है या इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम हो। तो ये है सारे टाइप कि किस टाइप से हमें कौन सा फ्लूइड हमें देना है। नेक्स्ट है हमारा आज का जो नया नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि मान लीजिए आपका जो कॉज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, मान लीजिए डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो हमें क्या करना है, एज पर डॉक्टर एडवाइस एंटी डायरियल मेडिकेशन देनी है। एंटीमेटिक मेडिकेशन हम दे सकते हैं पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, ताकि हमें क्या करना है, जो हाइपोवोल्यूमिया का जो कॉज है, जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का जो कॉज है, उस कॉज को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। उस कॉज को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, पेशेंट को ये पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस जो भी मेडिकेशन हैं उनको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। साथ ही साथ ये सब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो मॉनिटर करना है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स है उनको मॉनिटर करके रखना है। साथ के साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करनी है एज पर डॉक्टर एडवाइस। वो सारी हम मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।